90 साल की तवील उम्र के बाद औरंगजेब की मौत हुई। फौरन तैयारियां शुरू हो गईं कि किसी तरह वो बेशकीमत विरसा हथियाया जाए जो उसने छोड़ा था, यानी हिंदुस्तान। 7 को हो जाती है, यानी वो मर जाते हैं। अब वो लास्ट पावरफुल एम्परर थे, उनके बाद भी एम्परर आते, ऐसे नहीं आते, लेकिन उनके बाद जो भी एम्परर आते हैं वो लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, और उसमें बहुत सारे जो गवर्नर होते हैं, जो सूबेदार होते हैं, बिग जमींदार होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मुगल एम्परर से, मुगल किंगडम से अलग होना शुरू होते हैं। ठीक है, ये औरंगजेब है। देखिए यहाँ पे जो रेड दिखाया है, जो इंडिया के रास्ते में जो रेड दिखाया है, ये वैसे स्टेट है जो मुगल से अलग होना शुरू करते हैं औरंगजेब के बाद, यानी कि मुगल ढीला पड़ने लगते हैं औरंगजेब के मौत के बाद। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में हम लोग देखेंगे 1857 तक एक न्यू पावर इमर्ज होकर आती है, जो भारत में आती है पॉलिटिकल हॉरिजन में, उसको बोला गया है बच्चा। The last 20 years of Queen Victoria's reign had been the Empire's hectic, heroic age, when battles were fought, frontiers pushed forward. फ्रेंच आते हैं, डेनिश आते हैं, डेनमार्क आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस कौन होते थे? इंग्लिश लोग सक्सेस होते हैं। ठीक है, जिस रास्ते से अंग्रेज आए थे, उससे पहले पहले देखिए यहाँ पे इंडिया से जो हमारा बिजनेस होता था यूरोप से सदियों से हो रहा है बच्चा लोग। अलेक्जेंडर के समय से हमारा भारत यूरोप को मसाले, सिल्क, कॉटन सप्लाई करता आ रहा है। ठीक है, ये रास्ता जो आपको रेड दिखाया गया, इस रास्ते से, जमीन के रास्ते से कब्जा होता है। ये नहीं बोला कि हम इस पे मत जाओ, ऑटोमन एम्पायर ने बोला कि इस रास्ते से जा रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हेवी टैक्स लेंगे। अब इन लोग पुर्तगाली जो लोग था, ये सोचता था नहीं हम लोग कम टैक्स दें, तो इन लोगों ने एक नया रास्ता ढूंढा। ये जो रास्ता है, ये देखिए, इस रास्ता का नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप दिया गया, और इसी रास्ते से पहली बार 1498 में वास्को ड गामा भारत आते हैं और 60 गुना मुनाफा कमा के जाते हैं, और यही रास्ता को सभी और यूरोपियन व्यापारी भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड टू टेरिटरी क्लास 8 हिस्ट्री, और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके खूबसूरत चैनल द्रोणाचार्य फन क्लासेस में, जहां हम लोग मस्ती साथ पढ़ते हैं। देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चे, इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आएगा आपको। सबसे पहले देखिए कि कमिंग ऑफ द फॉरेनर कंपनीज इंडिया में कैसे होती है, कैसे आते फॉरेनर कंपनी भारत में। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट फॉरेन कंपनी इंडिया में कैसे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, वो बंगाल में कैसे आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कंपनी कैसे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सेट किया। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ लंदन में, लगभग 100 बिजनेसमैन मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। ठीक है, और रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ I ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया कि आप ईस्ट में जाकर, इंग्लैंड के ईस्ट में जाकर आप बिजनेस करेंगे, और मोनोपोली भी होगा आपके बीच, कोई भी दूसरा इंग्लैंड का दूसरा व्यापारी आपके बिजनेस में नहीं जाएगा ये करने, शेयर करने। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 में आया अपना इंडिया में, 1608 में आएगा, 1608 में उस समय जहांगीर के दरबार में आएंगे कैप्टन हॉकिंस, और जहांगीर जो है ना इनको फरमान दे देंगे, और जिसके कारण से 1612 में पहला फैक्ट्री सेटअप करेंगे। ये कहाँ पे, तो सूरत में लोग पहला फैक्ट्री सेटअप करेंगे बच्चों। ठीक है, और 1662 में कंपनी बॉम्बे को भी रिसीव कर लेंगे, क्योंकि 1662 में जो हुआ था चार्ल्स द्वितीय की शादी, चार्ल्स द्वितीय थे जो वहाँ के इंग्लैंड के राजा थे, उनकी शादी कैथरीन, पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन से हो गई थी, और बॉम्बे पुर्तगाली के कब्जा में था। तब पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में 1662 62 में चार्ल्स द्वितीय को दिया। चार्ल्स द्वितीय ने उसको कंपनी को दे दिया कुछ किराए पे लेकर। ठीक है, लेटर जो कुछ दिनों के बाद बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को कंपनी का डेस्टिनेशन बनाया गया, हेड बनाया गया। ठीक है, तो देखिए कंपनी बना 1600 में, इंडिया में आता 1608 में, कंपनी बन के 1612 में तैयार होता है, लेकिन धीरे धीरे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई पे ये लोग कंपनी का एकदम कब्जा होता है, वहाँ के सभी बिजनेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। ठीक है,
अब देखिए एक चीज ऊपर देखिए, सबसे पहले कि जो रानी एलिजाबेथ थी वो ये बोली थी कि इंग्लैंड से दूसरा कोई बिजनेसमैन आपको नहीं जाएगा, दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी, लेकिन उनका वो सिर्फ इंग्लैंड वाले को ना कंट्रोल कर सकती है। ऐसा थोड़े कि इंग्लैंड के अलावा कोई दूसरा कंट्री है, जैसे डच है, हॉलैंड है, नीदरलैंड है, स्पेन है, पुर्तगालीज है, फ्रेंच है, फ्रांस है, वो नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी रानी रोक सकती है। तो दूसरे देश के कंपनी आ सकते हैं, तो दूसरे देश के कंपनियों ने वहीं केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आना शुरू किया, और फिर फ्रेंच और इंग्लैंड और डच, ये सभी कंपनियां जो भारत में आई, तो इन सभी कंपनियों के बीच में लड़ाई होना शुरू हुआ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कब आया। वास्को ड गामा 1498 में आते हैं सबसे पहले, उसके बाद डच आते हैं 1595 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनती है, 1608 में इंडिया में आती है, और फ्रेंच आती है 1668 में। तो ये चार मेन कंपनियां, और भी कंपनी थी छोटी मोटी, और भी स्पेनिश थी, डेनिश थी, डेनमार्क की थी, लेकिन ये चार मेन कंपनियां हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा, फिर डच कंपनी, फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर फ्रेंच कंपनी 1664 में। ठीक है, वास्को द गामा जो इंडिया आए थे सी रूट से, वो सी रूट का नाम हम बताएं कौन, केप ऑफ गुड होप। उसी रूट को और सभी कंपनी लोग फॉलो करता है। ठीक है, और देखिए इन लोगों के बीच में झगड़ा का जो मेन कारण था, सभी कंपनियों का मेन काम क्या था, ट्रेडिंग करना बच्चों, और किस चीज का, सेम चीजों का, जैसे कॉटन का, सिल्क का, स्पाइसेस का, कार्डमम का, इलायची का, ये सभी लोग सेम, क्योंकि वहां पे मसाला होता नहीं, कॉटन नहीं होता है, सिल्क नहीं होता है, तो यहाँ से लोग क्या करता था, लोग लेकर जाता था यूरोप में, बड़ी सस्ता में खरीदता था, महंगा में ले जाकर यूरोप में बेचता था। सभी कंपनियों का सेम काम था। अब सेम काम होगा, जितने ज्यादा जब आपको कंपटीशन रहेंगे, कंपटीटर रहेंगे, तो लड़ाई होना संभव है। ठीक है, तो देखिए कंपटीशन के कारण से ना बिजनेस में, कंपनी में वो चाहता था, हर कंपनी चाहता था कि ज्यादा मार्केट कैप्चर करे। ऐसे क्या होगा, फाइट उनके बीच में होगा, और जब फाइट होगा, ठीक है, जब फाइट होगा तो वो लोग फाइट से बचने के लिए या अपने आप को जीतने के लिए वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे, फोर्ट बनाने लगे, जहाँ जब वो लोग फैक्ट्री खोले थे उसको फोर्टिफाइंग करने लगे, किला बनाने लगे, और इसी तरह किला बनाते हुए तो उनके दिमाग में आया कि भैया क्यों नहीं हम पॉलिटिकल पावर यहाँ बन जाएंगे, अगर यहाँ पे पॉलिटिकल हम लोग पावर बन जाएंगे तो फिर हमें बिजनेस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के रूप में फिर वो लोग इंडिया में अपना कदम बढ़ाने लगे। अब देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं क्या क्या आया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ब्रिटिश का सबसे बड़ा राइफल है, सबसे बड़ा दुश्मन बन के उभरता है बच्चों। ठीक है, और ये 1664 में बनता है, और इंडिया में 1668 में ये अपना पहला सेटअप खोलता है, आपको इसमें मसूलीपट्टनम में, उसके बाद चंद्रनगर में, माहे में, क्राइकर में, पुडुचेरी में इसका जो फैक्ट्री खोला जाता है। आप लोगों को पता ही होगा जब इंडिया आजाद हो गया था तो 1961 में ये सभी आजाद हुआ फ्रेंच से। ठीक है ना, फ्रेंच गवर्नर उस समय जोसेफ डुप्लेक्स थे, और ब्रिटेन और फ्रेंच में 3 वार लड़ा गया बाद में, उसको हम लोग कर्नाटिक वार का संज्ञा देते हैं। 3 वार लड़ा गया। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटेन एक दूसरे के बहुत ही राइवल थे, लेकिन लास्ट में ब्रिटेन जीत जाता है, ब्रिटेन जीत जाता है इस लड़ाई में, और फ्रेंच को भागना पड़ता है। देखिए वार यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो फ्रांस में और इंग्लैंड के बीच में जो 3 वार बच्चों लड़ा गया है, उस वार का ट्रिक है 12,257, 12,257। 12 बोले तो फर्स्ट जो वार हुआ वो 1 ईयर के गैप के बाद, दूसरा वार हुआ 2 ईयर के गैप के बाद। ठीक है, ये हो गया पहला, मतलब 1 साल गैप के बाद, दूसरा 2 साल गैप के बाद। उसके बाद दूसरा ट्रिक है 257, यानी पहला बार 2 साल चला, दूसरा बार 5 साल चला, तीसरा बार 7 ईयर्स चला। ठीक है, तो ये कर्नाटक वार का ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट वार है, कब 46 से 48 में होता है, 70-46 से 70-48 में होता है, 2 साल। ठीक है, और इसका कारण क्या था बच्चों, तो ऑस्ट्रिया जो वहाँ पे जो फ्रांस है, वहाँ पे इंग्लैंड है, उसके बगल में थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो एक और कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस भी चाहता था ऑस्ट्रिया पे कब्जा करना, इंग्लैंड भी चाहता था ऑस्ट्रिया पे कब्जा करना, तो वहां पे उन लोगों के साथ दुश्मनी होती थी, उसी के कारण से इंडिया में भी दुश्मनी होने लगी। लेकिन वार आखिर लास्ट में 2 साल के बाद इंड हुआ, एला सापेल की जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ द एला सापेल, वहां पे वार इनका ही इंड होता है। तो देखिए पहला ट्रिक हम लोग क्या, 257 यानी 2 ईयर चला, यानी 46 से 48 चला। अब हम बताए हैं एक दूसरा ट्रिक की कितने दिन के बाद दूसरा बार होगा, तो 1 ईयर के बाद, तो 48 में खत्म होगा, तो 49 से शुरू होगा, और कितने दिन से चलेगा, 5 साल तक, तो 49 में 5 जोड़ दीजिए 54 तक, तो दूसरा बार आपको 49 से 54 तक चलेगा। ठीक है ना, और ये इसलिए हुआ कि हैदराबाद में चाहता था लोग, फ्रेंच भी और ब्रिटेन दोनों चाहता था कि हम लोग
इंडिया में एक पावर बन के उभरे। तो यहाँ पे जो हैदराबाद में 2 नवाब हुआ करते थे, तो एक आदमी फ्रेंच जो है ना, नासिर जंग को सपोर्ट करते थे आपको इंग्लैंड, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते थे फ्रेंच। चाहता था इंग्लैंड चाहता था कि नासिर जंग बन जाएगा तो हमारा सपोर्ट करेगा, हमारा आदमी रहेगा, कठपुतली रहेगा, जो कहेंगे सो करेगा, सस्ता में सामान खरीदेंगे। और ये जो फ्रेंच लोग सपोर्ट करता था उसका भाई मुजफ्फर जंग को, वो चाहता था कि मुजफ्फर जंग बन जाए तो हमारे लिए काम करे। दोनों अपने अपने चक्कर में था बच्चे सब। वही काम था बच्चे लोग कर्नाटक में भी चंद्र साहिब थे और मोहम्मद अली थे। फ्रेंच एक को सपोर्ट करता था, ब्रिटेन एक को सपोर्ट करता था। तो ये चाहता था कि हमारा आदमी बने, वो चाहता था हमारा आदमी बने कि हमारा फायदा होगा। तो इसी कारण से कर्नाटक ये बार जो सेकेंड हुआ, ट्रिक आपको पता है 5 से चलेगा, कब से 49 से 54 तक चलेगा। उसके कितने दिन के बाद फिर तीसरा बार शुरू होगा, तो 2 साल के बाद। तो 54 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा, 56 आएगा। तो 56 से 63 यानी कि 7 ईयर चलेगा तीसरा बार, ठीक है ना। इसको 7 ईयर वारशिप बोलते हैं। इंग्लैंड में हुआ और पेरिस की ट्रीटी हुई बच्चा लोग, इसमें पेरिस की ट्रीटी हुई, उससे ये खत्म हुआ। और यही वो वार है जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को खत्म कर दिया। इसी में एक वार लगा था वंडीवास का वार, जो ब्रिटेन ने फ्रांस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये 3 वार आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटिक वार के नाम से इसको जानते हैं। 46, 48, 49, 54, 46, 56, 63। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब तो आ गई कहाँ पे, कर्नाटक में उनका सफल प्रयोग हुआ, मतलब उतना सफल नहीं हुआ, हैदराबाद में हुआ। लेकिन ईस्ट इंडिया उस समय जो बच्चों हमारे देश का जो सबसे बड़ा अमीर राज्य था, जो आज बहुत गरीब है, जैसे बिहार था, बंगाल था, झारखंड था, उड़ीसा था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल था। यहाँ पे कृषि योग्य जमीन था, एग्रीकल्चरल लैंड था, सब लोग यहाँ पे अमीर थे, अपना खाने पीने वाले थे। तो कंपनी चाहता था कि हम लोग बंगाल में आवे, और कंपनी आया, ठीक है ना। तो बंगाल सबसे रिचेस्ट उस समय था। जगत सेठ का नाम सुने होंगे, उस समय वर्ल्ड का फेमस ये थे, बैंकर थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ पे कहा जाता है कि इतने अमीर लोग थे कि इंग्लैंड से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन से उनसे अमीर लोग यहाँ पे थे, जमींदार लोग, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में हुगली नदी के किनारे अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करे। फैक्ट्री का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि आजकल की फैक्ट्री कोई सामान बनाए। यहाँ फैक्ट्री का मतलब होता है उनका वेयर हाउस होता था, ऑफिसेस होते थे, सामान खरीद के आता था वहीं पे जमा होता था, और वो लोग जो वहां से सामान लेकर आते थे, बना बनाया सोना का कुछ कपड़ा उपड़ा पलिस्टर उलिस्टर का, तो बेचते थे लोग। तो आप फैक्ट्री का मतलब मत समझिए कौन चीज बनाएगा, सोना चांदी बनाएगा, लुंगी उंगी बनाएगा, नथिंग। ये बस फैक्ट्री था सामान को रखने वाला, ठीक है ना। एक 1696 में ये अपना फोर्ट बनाना बच्चा लोग शुरू करता है। फोर्ट मतलब चारों से दीवार से किला बनाना शुरू करता है, ये अपनी रक्षा के लिए। तो ये काम इन लोगों ने करना जो शुरू किया, पॉलिटिकल होने लगा। अब 98 में कंपनी को परमिशन मिल जाता है 3 विलेजेस का, सूतानती, गोविंदपुर और कालीकटा। वहीं कालीकटा आगे चलकर बाद में कोलकाता बन गया। अब ये कंपनी साधारण इन लोग परमिशन नहीं लिया था। ये लोग क्या कहते ना, जमीन नवाब को, बंगाल के नवाब को या मुगल बादशाह को घूस वगैरह खिला के उसी तरह जैसे भी हो कैसे भी कंपनी को जीतना था, एवरीथिंग उनके लिए फेयर है। तो लोग कैसे भी 3 गांव का लोग जमींदारी को अपने हाथ में, अपने पक्ष में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुगल एम्पायर औरंगजेब जो है ना, बाद में उनका जो ये रहता है फर्रुखशियर, दोनों आदमी फरमान देता है लोग। पहले औरंगजेब का मर जाने के बाद फर्रुखशियर फरमान देते हैं आपको 1817 में कि अंग्रेज लोग बंगाल में टैक्स फ्री बिजनेस करेंगे। अब वो लोग सोचते थे कि ये लोग आया इतना दूर से, कुछ दिन टैक्स फ्री बिजनेस करेगा तो इससे सब लोग का फायदा हो। लेकिन ये सिर्फ कंपनी को दिया गया था बच्चा लोग। लेकिन बाद में ये देखा गया कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर जो है ना, अपना पर्सनल बिजनेस भी टैक्स फ्री कर रहे हैं और खूब बड़े अमाउंट में पैसा वो कमा रहे हैं। और बंगाल जो प्रोविंस है, जो नवाब है, उनका ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू वो लोग लॉस कर रहे हैं। आप लोग पढ़े होइएगा कि जो क्लाइव है उसके बाद $4 लाख उसके पास संपत्ति हो गई थी। 18 साल के एज में आया था, बूढ़ा होने पर गया, वहां पे उस पर मुकदमा भी चला लेकिन बरी हो गया। लेकिन लास्ट में वो क्या किया, सुसाइड कर लिया। ये लोग जो जहां था वहीं लूटता था बच्चा, ठीक है। जब ये औरंगजेब का डेथ होता है तो बंगाल के धीरे धीरे, आप लोग पहले ही बता दिए कि जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है 1707 में, जो भी उनके अंदर छोटे छोटे राजा थे वो अपने आप को फ्री करने लगे। तो बंगाल के नवाब आते हैं, मुर्शीद कुली खान पहले आते हैं, फिर अली बर्दी खान आते हैं, फिर सिराजुद्दौला आते हैं। ये तीनों एकदम पपेट किंग नहीं थे,
ये लोग चाहते थे कि बंगाल को हम लोग डेवलप करें और अंग्रेजों का जो भी बंगाल के ऊपर जो कब्जा होने वाला है या हो रहा है उनको हम लोग कंट्रोल करें। ये कंपनी रूल को देखना नहीं चाहता था। ये तीनों लीडर्स, तीनों नवाब, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। ठीक है, देखिए जब अलीवर्दी खान की मौत हो जाती है 1756 में, तो सिराजुद्दौला उनका नाती शायद होता है सिराजुद्दौला, ये उनको बनाया जाता है बंगाल का नवाब। लेकिन आप लोग जानते हैं पॉलिटिक्स की लड़ाई, एक कुर्सी पे सब लोग को चाहिए। अब सिराजुद्दौला तो नवाब बन जाते हैं, लेकिन उनका ही एक राइवल होता है, उनके मौसा होते हैं, खालू जिसको बोलते हैं, उनका नाम है मीर जाफर। वो चाहता है हम नवाब बने, सिराजुद्दौला नवाब बन गया। अब मीर जाफर इससे खुश नहीं है, लेकिन और मीर जाफर जो सिराजुद्दौला था अच्छा रूलर था, वो चाहता था कंपनी टैक्स दे, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं करे। ठीक है, अब देखिए कंपनी वाले को मीर जाफर पसंद पड़े, सिराजुद्दौला पसंद पड़ेगा नहीं, और मीर जाफर को सिराजुद्दौला पसंद पड़ेगा नहीं, तो कंपनी वाला और सिराजुद्दौला दोनों मीर जाफर मिल गया सिराजुद्दौला के खिलाफ। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। एक ऐसा बैटल, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का नक्शा बदल दिया, जिसने भारत की किस्मत बदल दी, जिसने भारत को एक नए चंगुल में, अंग्रेजों के चंगुल में फंसा दिया। और ये बैटल लड़ा गया था अंग्रेज और भारत के नवाब, उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और इस बैटल में सिराजुद्दौला की हार होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। तो ये पहला बैटल है जिसमें अंग्रेजों को बढ़िया से जीत होती है। सिराजुद्दौला जी थे लास्ट नवाब थे बंगाल के, ठीक है ना, और उन्होंने वार्न किया, वो अच्छा रूलर थे, कंपनी को वार्न किया कि भैया आप लोग आए हैं तो यहाँ पे बिजनेस कीजिए, आप जो अपने फोर्टिफाइंग कर रहे हैं अपने फैक्ट्री का, फोर्ट बना रहे, किला बना रहे, दीवार गिर रहे हैं, आप जो आर्मी रख रहे हैं, आपके पास जो सिपाही है, ये सब मत रखिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन कंपनी वालों ने नवाब के वार्निंग को इग्नोर किया बच्चा, जिसके कारण से नवाब गुस्सा में आते हैं और नवाब 30,000 सेना के साथ कासिम बाजार जो कोलकाता के पास है, 30,000 सेना के पास वहां पे अटैक करते हैं उनके वेयर हाउस में, और कंपनी के वेयर हाउस को कैप्चर करते हैं, सीप को कैप्चर करते हैं, उनके हथियार को छीन लेते हैं, ठीक है ना, और उनको एकदम मजबूर कर देते हैं, वहां पे डिफीट कर देते हैं। और तब नवाब वहां से बढ़ते हैं किधर, कोलकाता की तरफ 1756 में। अब ये बात क्लाइव को पता लगती है। अब क्लाइव को पता लगती है तो क्लाइव जो है वहां से, रॉबर्ट क्लाइव वहां से चलते हैं अपनी छोटी सी टुकड़ी सेना के साथ। अब बहुत दिनों तक नवाब से बात विचार चलता है, नेगोशिएशन चलता है, ऐसे नहीं आके डायरेक्ट अटैक करते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव को लगता है कि भैया अब हम लोग नहीं जीतने वाले हैं, नवाब हमारी बात को नहीं मानने वाला है, हमारी बिजनेस ठप होने वाली है, तो रॉबर्ट क्लाइव अपना दूसरा दिमाग लगाता है। और नवाब का एक राइवल होता है, प्रतिद्वंदी होता है मीर जाफर, वो खुद नवाब बनना चाहता था, जो आपको सिराजुद्दौला का शायद मौसा होता है। तो मीर जाफर को इन लोग ने मिला लेता है अंग्रेज लोग, उसके मौसी घसीटी बेगम को मिला लेता है, एक बिजनेसमैन को मिला लेता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद उर्फ ओमी चंद से साठगांठ कर सिराज का तख्ता पलट करने का फैसला कर लिया। सिराज ने भी जंग की ठानी और पलासी की तरफ फौज कूच कर गई। 23 जून 1757 की सुबह 7 बजे उमसाई गर्मी के दौरान जंग का आगाज। टेक योर पोजीशन। ये आपको 57 में पलासी में, और 57 में लड़ाई होती है सिराजुद्दौला को, वो लोग क्या करता है, हार जाता है सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला हारने का कोई चांस ही नहीं था, उनके पास बड़ी सेना थी। लेकिन जो मीर जाफर, जो उनके जो कमांडर होते बच्चा लोग, ये और इनकी सेना पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, लड़ती ही नहीं है वो लड़ाई को, और जिसके कारण से सिराजुद्दौला की हार होती है और भारत की भी हार होती है। और ये बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा बैटल साबित होता है जिसमें अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब देखिए बैटल के बाद क्या होता है, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का, और ये मीर जाफर अब अंग्रेजों को टैक्स फ्री कर देते हैं कि आप बिना टैक्स के आप ये कीजिए। इवन यही नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट उनको टैक्स देते हैं, मीर जाफर खुद देते हैं अंग्रेजों को कंपनसेशन के रूप में। कंपनी राइट लेती है कि 24 को परगना का रिवेन्यू भी कलेक्ट करने का राइट लेती है बच्चा लोग, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कंपनी को लगता है कि मीर जाफर हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने मीर जाफर को भी हटा दिया।
हमको कंपनी वही था, जिससे उसको फायदा होगा उसको रखेगा। 63 में मीर जाफर को हटाकर उसके अभी बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ द बक्सर। आप लोग देखे हैं कि हमारे जो पिछले जो बैटल ऑफ द प्लासी है, इसमें अंग्रेजों ने भारतीय नवाब को सिराजुद्दौला का हराकर बंगाल पे कब्जा कर लिया था। लेकिन मीर कासिम जो उस समय के बाद मीर कासिम जो भाग कर चले जाते हैं अवध में, तो अवध में मीर कासिम को मिलते हैं दो लोग, एक तो शाह आलम द्वितीय आपको मुगल इंपेरर, और अवध के नवाब उस समय रहते हैं शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम जो है ना एक प्लान बनाते हैं कि क्यों नहीं अंग्रेजों को हम लोग यहाँ से खदेड़ने का उपाय किया जाए, 3 आदमी मिल जाए। शाह आलम है, ये है मुगल इंपेरर है, मुगल का भी हेगोनोमी बरकरार है, पहले से जो एक नहीं होता है टसन की, पहले से मुगल इंपेरर है, बहुत बड़ा इंपेरर हुआ करता था। तो शाह आलम भी कहते ठीक है चलो भैया हम भी मिलते हैं, लड़ाई करते हैं। ठीक है। मीर कासिम जो है ना तो पपेट किंग नहीं होते हैं, उन्होंने अपने आर्मी को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना, ब्रिटिश की तरह। और जो भी अब ब्रिटेन वाले को जो उनको टैक्स फ्री कर रहे थे, लेकिन वहां पे आम जो इंडियन लोग थे उनको टैक्स फ्री नहीं था। तो मीर कासिम क्या करते हैं कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा देते हैं बच्चा लोग। जैसे इंडियन मर्चेंट जो थे, इंडियन जो बिजनेसमैन थे, उनको भी फायदा होने लगा। भैया जब अंग्रेज लोग फायदा उठा रहे तो हम लोग क्यों नहीं फायदा उठाए। अब फियर के चलते अंग्रेज लोग देखा कि मीर कासिम तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर लिया, 40,000 आर्मी बना लिया है, उनको डेली ट्रेनिंग दे रहा है, वेपन्स खरीद रहा है और इंडियनों को फायदा पहुंचा रहा है। तो इंग्लिश लोग डर गए। अब क्या किया इन लोगों ने, मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को इन लोगों ने नवाब बनाया है। अब मीर जाफर क्या करते हैं, यहाँ से मीर जाफर नवाब भेजते थे, मीर कासिम वहां से डर से भाग जाते हैं अवध, जहां पे उनको 2 लोग मिलते हैं, मुगल इंपरर शाह आलम और अवध के नवाब उस समय होते हैं आपको शुजाउद्दौला। इन दोनों ने कंबाइन करता है 1774 में, 1764 में ब्रिटिश एक तरफ होती है और 3 भारतीय राजा एक तरफ होते हैं, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय। लेकिन अफसोस की बात है कि 40,000 भारतीय सेना मात्र थोड़ी सी अंग्रेजों की सेना से हार जाती है, क्योंकि अंग्रेजों के पास आपको वेपन्स होता है जो एकदम हाई टेक्नोलॉजी का होता है, भारत के पास उतना वेपन्स नहीं होता है। और दोपहर तक 3 घंटे के अंदर इस युद्ध खत्म हो जाता है और भारत की उस समय हार हो जाती है, ठीक है ना। इस बैटल के बाद क्या होता है, बच्चा लोग सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला तीनों हार जाते हैं। 1765 में 1765 में एक ट्रीटी साइन होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। इसमें इंग्लैंड को और फायदा हो गया, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का उनको दीवानी मिल जाती है, अब टैक्स वसूली है। यानी शुजाउद्दौला से वो लोग 50 लाख कंपनसेशन लेते हैं। ठीक है, तब बैटल ऑफ बक्सर ये साबित कर चुका है बच्चा कि ब्रिटिश लोग को अब कोई हराने वाला नहीं है बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी तो उन लोगों को पहली बार बंगाल के ये लोग अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन गए बक्सर के बाद। अब देखिए जब बक्सर की लड़ाई खत्म हो जाती है तो ये लोग कंपनी क्या चाहता था, एकदम लूटे, तो ये लोग क्या करता है, डुअल गवर्नमेंट चलाता है 65 to 72 तक, यानी कि 7 साल ये लोग डुअल गवर्नमेंट क्या था कि ब्रिटिश के पास कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, सिर्फ पावर होगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और नवाब के पास सभी जिम्मेवारियां होगी, कोई पावर नहीं। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स आते हैं 72 में, तो ये क्या करते हैं, ये डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसी के बाद एक 70 में एक फेमाइन आता है, वहां पे अकाल आता है, सब कुछ बंगाल का डिस्ट्रॉय करता है, 1/3 पॉपुलेशन मर जाता है। लेकिन कंपनी लोग 1 रुपया का रियायत नहीं देने वाला था। तो कंपनी जो बंगाल में जीत गई, और कंपनी चाहती थी अपना रूल को, अपना साम्राज्य को बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए ये देखा गया कि कंपनी ने बहुत कम डायरेक्ट अटैक किया, बच्चा लोग बहुत कम किया है, लेकिन बहुत कम डायरेक्ट अटैक किया। वो लोग दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करता था। ठीक है, तो 57 से 70-57 से 80-57 100 ईयर तक बहुत सारा कॉन्सेप्ट ये लोग यूज किया फैलाने के लिए। ठीक है, ये लोग कभी मिलिट्री अटैक नहीं करता था, कभी ये लोग क्या करता, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड यूज करता था अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो इंडियन किंगडम पे कब्जा करने के लिए कंपनी जो है ना एक रेजिडेंस अपॉइंट करता है सभी इंडियन स्टेट में। सभी इंडियन स्टेट में जितना भी इंडियन राजा था लो, उनके महल में कहता है कि हमारा अंग्रेज का एक आदमी रहेगा, जिसे बोलेंगे रेजिडेंट बोलेंगे। मान लो जैसे कोई इंडियन राजा है, उसके घर में अंग्रेज का आदमी रहेगा, तो जो भी इंडियन राजा बात करेगा अंग्रेजों को जाकर बताएगा।
तो ये तो और खतरा हो गया। तो मैंने इन देखो एक बार में डायरेक्ट आके लोग कब्जा नहीं किया, धीरे धीरे कब्जा किया, ठीक है। अब ये रहेगा तो लोग कोई भी राजा इनके खिलाफ कोई बात भी नहीं करेगा। दे वेर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट रहेंगे एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड द फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मेन काम इनका क्या था, कंपनी को फायदा पहुंचाना, कंपनी किस तरह बिजनेस करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी, ठीक है। अब एक और इसमें आता है, एक तो आप रेजिडेंस का कहानी सुन लिए कि हर इंडियन किंग का अंदर एक रेजिडेंस रहेगा, यानी कि अ मैन ऑफ द कंपनी, और वो बिजनेस और उसका पार्टनर होगा, मतलब पॉलिटिकल एंड बिजनेस अलायंस करेगा। एक टर्म आता है सब्सिडरी अलायंसेस। एक इसके अनुसार ये किसने किया था, तो गवर्नर उस समय का था लॉर्ड वेलेस्ली किया था, 98 से 1805 में आया था। इसके अनुसार कि कोई भी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन राजा अपनी सेना नहीं रखेगी और उनके लिए सेना का व्यवस्था कंपनी करेगी, लेकिन सेना का खर्चा भारत के राजाओं से लिया जाएगा। इस रूल को बोला जाता है सब्सिडरी अलायंसेस। अगर कोई भारत का राजा अगर ऐसा मानने से नहीं मानेगा तो उसके ऊपर कंपनी अटैक करेगी, और उसको लोग पता है कि टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर बोला जाता है, टाइगर ऑफ द मैसूर इज टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान एक ऐसा उस समय के एम्पायर हुआ करते थे, बच्चे लोग ऐसा राजा होते थे जो अंग्रेजों के गुलामी को नहीं स्वीकारे थे, ठीक है। अब देखिए मैसूर था, लीडरशिप पावर जो रूलर थे हैदर अली ने कब तक शासन किया, 1761 से 1782 तक। इन लोगों ने बहुत अच्छा शासन किया, डेवलप कराया, मैसूर को डेवलप कराया। और उसके बाद जब 82 में इनकी मौत हो जाती है पोटानोवा के युद्ध में, तब उनके बेटा थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने रूल किया 82 से 99 तक। इनके भी शासन काल में मैसूर का डेवलपमेंट हुआ, हर एंगल से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, वेपन्स का डेवलपमेंट हुआ, उनकी आर्मी का डेवलपमेंट हुआ, सोशली डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और देखिए ये क्या होता है, मैसूर का रीजन ऐसा रीजन था जहां पे मालाबार रीजन है, और वहां से कंपनी क्या खरीदती थी, पीपर खरीदी थी, कार्डमम खरीदी थी, सैंडलवुड खरीदी थी। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान जो है ना, सैंडलवुड का, पेपर का, कार्डमम का एक्सपोर्ट बंद कर देते कि नहीं, यहाँ से कोई कंपनी नहीं खरीदेगी। अब अंग्रेजों को तो बिजनेस चाहिए, अब ये लोग खिसिया जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है ना। और टीपू सुल्तान एक और क्या करते थे, इनका फ्रांस के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था। फ्रांस की मदद से इन लोगों ने अपना एक फैक्ट्री बसाया था जिसमें इन लोगों ने क्या किया था, वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, गोला बारूद बनाते थे। कंपनी ने टीपू सुल्तान के ऊपर 4 बार, टीपू सुल्तान और कंपनी की वजह 4 लड़ाइयां हुई है, जिसे हम लोग बुलाया जाता है एंग्लो मैसूर वार बुलाया जाता है। पहला लड़ाई होता है 1767 से 69 तक। इसमें हैदर अली की जीत होती है और अंग्रेज को इन लोग लेके जाता है कहाँ तक, मद्रास तक, मद्रास की संधि होती है। दूसरा लड़ाई थी 80 से 84 तक, जिसमें हैदर अली मारे जाते हैं। तीसरा लड़ाई होती है 1790 से 92 तक, जिसमें टीपू सुल्तान की सर्वनाक हार होती है। और जो चौथा लड़ाई होती है 1799 में, टीपू सुल्तान को ये लोग मार देते हैं। अब एक अध्याय का बच्चा यहाँ पे खत्म हो जाता है। टीपू सुल्तान एक आशा थी कि भारत में अंग्रेजों को हराकर, भगाकर भारत में भारतीयों का दिलाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम हुआ था, कंपनी अचीव विक्ट्री एंड द टीपू सुल्तान डाइड। उसी तरह हम लोग देखेंगे बच्चों एंग्लो मराठा वार देखेंगे। मराठा लोग भी एक अनडिस्प्यूटेड आर्मी उनके पास थी, शिवाजी थे और भी बहुत सारे मराठाओं के पास योद्धा लोग थे, और इनकी सेना दिन ब दिन अच्छी काम कर रही थी, अच्छा से इंडिया में कब्जा करते जा रही थी। लेकिन हुआ ये कि 18वीं सेंचुरी में कंपनी प्लान करने लगी हम लोग मराठा को डिस्ट्रॉय कर देना है। और हुआ ऐसा ही 1761 में जो ईरानी आक्रमणकारी आए उनसे पानीपत का जो लड़ाई हुई, थे। इनका चीफ जो होता था ना, वही पेशवा बनता था, प्रिंसिपल मिनिस्टर, उनको
प्राइम मिनिस्टर बुलाता था, प्रिंसिपल मिनिस्टर बुलाता था, और वो इफेक्टिव मिलिट्री उनके पास हुआ करती थी। वो पुणे में रहते थे। कुछ वार हुए, 3 वार हुए 70-75 से 80-82 के बाद, जो सालाबाई की संधि के साथ, ट्रेटी के साथ अंत हुआ है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ है 1803 से 1805 तक, जो और ये डिफरेंट फ्रंट पर लड़ा गया। ब्रिटिश इसमें उड़ीसा को जीत लिया और सभी टेरिटरी को जीत लिया। थर्ड जो एंग्लो मराठा वार होता है 1817 से लेकर 90 तक, इसमें मराठा लोग पूरी तरह से हार जाता है, मराठा की कहानी का द एंड कर देता है। अब देखिए, अब कंपनी का ये मानना था कि जो हमारा वेस्ट साइड है, रसिया का पावर हो रहा है, और हो सकता है कि रसिया हमारा नॉर्थ वेस्ट से इंडिया पे कब्जा कर सकता है। तो इसलिए कंपनी ने अफगानिस्तान में बहुत बार लड़ाई करके, बहुत बड़ा अटैक करके अफगानिस्तान को भी अपने कब्जा में कर लिया। ठीक है। फिर पंजाब के देखिए, पंजाब में रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह मर जाते हैं 1839 में। उसके बाद उनकी बीवी रहती है, उनका बेटा रहता है दिलीप सिंह। अब ये जो होता है ना, पंजाब को भी इन लोग क्या करता है 89 के बाद, 39 के बाद, लास्ट में 49 में पंजाब को भी अटैक करके कब्जा कर लेता है लोग, अंग्रेज लोग। एक डॉक्ट्राइन लैप्स था, यानी कि कोई भी हिंदू राजा जिसके बेटे नहीं है, वो अपने जब तक राजा रहेंगे तो राज करेंगे, जब वो मर जाएंगे तो उस राज को इंग्लिश राज में मिला लिया जाएगा। तो गोद लेने की प्रथा को इन लोगों ने खत्म कर दिया। इसको डॉक्ट्राइन लैप्स बोलते हैं। ठीक है। ये डलहौजी लाया था। ये 1848 से लेकर 1856 तक चला। ठीक है। ये फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन था। फाइनली ये लोगों ने उपाय किया। क्या होता था, पहले बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन राजा थे, जिनका बेटा वोटा नहीं होता था, क्या लेता था लोग, गोद ले लेता था, उसी को राजा बनाता था लोग। तो इन लोगों ने, जैसे लक्ष्मीबाई थी, उनका बेटा नहीं थे, तो उन्होंने गोद लिया था। ठीक है। तो डॉक्ट्राइन लैप्स के चलते इन लोगों ने क्या किया, ये काम किया। ठीक है। अलीवर दिखाऊं, इन 1856 में द कंपनी टुक ओवर अवध को इसमें कब्जा कर लिया। Enraged by the humiliation way in which the नवाब was deposed the people of the, अब देखो नवाब को हटा दिया गया, तो जो अवध के लोग थे ना, वो 1857 का जो लड़ाई लगता है सिपाही विद्रोह, उसमें बहुत सारा पार्टिसिपेट करते हैं। सेटिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो है तो पहला गवर्नर थे, गवर्नर जनरल पहला था 73 से 85 तक। ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल किया कंपनी के पावर को एक्सपैंड करने में। कंपनी इनके समय में बंगाल, बम्बई और मद्रास में अपने पावर को हासिल कर लिया। ये ब्रिटिश टेरिटरी को डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव में, उनको प्रेसिडेंसी बोला जाता था। 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे था उस समय, और सभी का एक एक गवर्नर थे। 1772 में एक न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस लाया गया। इसके अनुसार ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स हो गए, एक क्रिमिनल के लिए और एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को बुलाया था बच्चा लोग फौजदारी, और सिविल कोर्ट को बुलाया था दीवान। ठीक है। तो जुडिशियल सिस्टम में क्या हुआ, जो मुस्लिम लॉ अलग बनाया गया, हिंदू लॉ अलग बनाया गया। ब्राह्मण पंडित को डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशन के थे, उन लोकल लॉ के बेस पे, धर्मशास्त्र के बेस पे उनको बोला गया कि आप लोग कुछ लॉ बना के दीजिए। ठीक है। 1775 में 11 पंडित को ये बोला गया कि आप हिंदू लॉ हमको बना के दीजिए। और 1778 में एक मुस्लिम लॉ का भी एक कंपाइल कर दिया गया, एक बुक लिख दिया गया, यानी हिंदू लोग के लिए अलग लॉ, मुस्लिम लोग के लिए अलग लॉ बनाया गया। ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट आता है बच्चा लोग 1773 में। तो सुप्रीम कोर्ट, नया सुप्रीम कोर्ट बनता है कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है। सदर निजामत बनता है अदालत में, मजिस्ट्रेट ऑफ कोलकाता। द कलेक्टर वाज द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर ही था, उनका मेन काम क्या, रेवेन्यू वसूलना, टैक्स वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। 1773 वाला बात याद रखिएगा। ये देखिए यही है सुप्रीम कोर्ट। मुगल आर्मी वाज कंपोज्ड ऑफ, क्या देखिए अब आर्मी के बाद देखिए, कंपनी की आर्मी देखिए, तो मुगल आर्मी में क्या था, सवार थे लोग, पैदल आर्मी था, ट्रेंड सोल्जर था। और उसके बाद कैवेलरी बोला जाता था, सॉरी कैवेलरी मतलब घुड़सवार था लोग, ट्रेंड था लोग एकदम। और इन्फेंट्री था जो पैदल सेना था। ठीक है ना। और आर्मी जो मुगल था वो ज्यादातर
पैदल ही आर्मी था उसके पास, घुड़सवार ज्यादा था, कैवेलरी ज्यादा था, ठीक है। लेकिन 18th सेंचुरी में मुगल लोगों ने पीजेंट को हायर करना शुरू कर दिया अवध से और बंगाल से, और उनको ट्रेनिंग करना शुरू किया। यही ट्रेंड कंपनी में भी चला, कंपनी में भी यही ट्रेंड चलता है, पीजेंट को हायर करके उन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करा, ठीक है। यही ट्रेंड बच्चा लोग कंपनी में भी चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method which came to be known as the सिपाही आर्मी। सिपाही आर्मी बोलते थे, फ्रॉम इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। इन द अर्ली 19th century the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were subjected to European style training. सोल्जर जो भी थे ना, उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देता था, एकदम डिसिप्लिन में ड्रिल कराता था, डिसिप्लिन करता था, लेफ्ट राइट जो नहीं करते हैं लोग वो लोग करता था, और उनका लाइफ अच्छा बेटर कर दिया, पहले से अच्छा बेटर कर दिया। लेकिन जो भी हाईएस्ट रैंक जो था ना वो अंग्रेज को ही दिया था। इंडिया को सबसे बड़ा रैंक सूबेदार ही मिलता था। द हाईएस्ट पोस्ट वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश को ही रिजर्व किया था। तो बच्चों लग रहा है कि हम लोग चैप्टर का खत्म कर दिए बहुत अच्छा से। तो आप हो सकता है अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो आप चैनल